जब क्लासेस नहीं हो रही प्रॉपरली, जब कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है तो एग्ज़ाम कैसे देंगे। एक इशू जो है वो है स्कॉलरशिप का। बच्चों की स्कॉलरशिप आधी आती है, लेट से आती है या फिर कई बार नहीं भी आती। सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है। जो गर्ल्स वॉशरूम है या फिर जो वॉशरूम्स हैं वो बेसिकली इतने साफ़ नहीं है। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरी जो है लगभग 36,000 रुपये फ़ीस है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की, और जिसकी 50% स्कॉलरशिप आई थी। और ख़ास तौर से क्लासेस की, तो जो क्लासेस नियमित रूप से सुचारू रूप से चलनी चाहिए वो नहीं चलती हैं। खास जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को 24/7 किया जाए। मैं मुद्दा उठाना चाहूँगी ऑनलाइन क्लासेस का। मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं आ जा चुका हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। यहाँ पे ये बापसा के यूनियन है, छात्र संघ के बच्चे हैं जो अपनी समस्याएं लेकर के हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बारी बारी से बच्चों से यहाँ की समस्याओं के बारे में जानना चाहूँगा। विश्वविद्यालय में इनको जिस प्रकार की जो भी समस्याएं हैं वो इस चैनल के माध्यम से आगे फॉरवर्ड करना चाहें तो भेज सकते हैं। आप सभी लोगों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। क्या नाम है आपका? मानव रावत, मैं बापसा का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे बापसा के अध्यक्ष हैं आप। पहले तो आप अपनी यूनियन के बारे में मुझे कुछ बताएं। हमारे यूनियन का नाम बिरसा फूले अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन है। हम लोग का स्टूडेंट एसोसिएशन यहाँ पे दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के लिए काम करता है। और हम लोग गरीब, पिछड़े, जितने भी शोषित वर्ग, शोषित समाज से आने वाले बच्चों की मदद करते हैं। उनके साथ कोई भी होने वाली समस्याएं हैं जो विश्वविद्यालय के अंदर, उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को मेन एक हम लोग का ये मकसद है कि हम लोग चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर सामाजिक एकता बरकरार रहे, किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो। और कोशिश ये रहेगी कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं हम लोगों के, स्कॉलरशिप हो गई, फ़ीस हो गई, हॉस्टल हो गए, ऐसे सभी मुद्दों का निवारण किया जाएगा। इसके लिए हम लोग का संगठन काम करता है। ये संगठन पहली बार जेएनयू में शुरू हुआ था 2014 में, लखनऊ विश्वविद्यालय में। यहाँ पे अभी 1 महीने पहले इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ है। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे काम शुरू कर रहे हैं। अभी आपके यूनियन में कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी हमारे यूनियन में 70-80 लोग हो चुके हैं। और जब हम लोग मतलब कोई फंक्शन करते हैं, हम लोग मेनली देखिए पहले तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, सारे बच्चे शिक्षित हों। बाबा साहब का पहला नियम था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो पहला कदम है शिक्षित होने का। तो हम लोग शिक्षित करने की और शिक्षित होने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए पुस्तकें हैं उनको बच्चों में बांटते हैं, डिबेट करवाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं किसी भी विचारधारा पर, मुद्दों पर जो करंट इश्यूज़ होते हैं और जो हमारी विचारधारा है उसको लेकर के डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो उससे हम लोग के बच्चों का मानसिक स्तर डेवलप होता है। और दूसरी चीज़ हम लोग की ये कोशिश रहती है कि जब बच्चे शिक्षित बने तो हम लोग संगठित होने की दूसरा प्रयास ये रहता है। तो उसके लिए संगठन बनाया गया है। और कोई भी मुद्दा अगर इस तरह का होता है तो हम लोग उसके लिए संगठित होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और काम करते हैं। अभी आपने यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, आपका मेन मोटिव क्या है? आपको किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, क्या आप बताना चाहते हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे? मेन मोटिव अभी हम लोग की करंट में एक इशू जो है वो है स्कॉलरशिप का। बच्चों की स्कॉलरशिप आधी आती है, लेट से आती है या फिर कई बार नहीं भी आती है। तो उसको लेकर हम लोग वीसी साहब से मिलने जा रहे थे, ज्ञापन देने जा रहे थे। अभी गए नहीं हैं लेकिन अभी जाएंगे। और इस मुद्दे पर, पहला जो मुद्दा है स्कॉलरशिप का, ये सबसे सिंपल इशू है। और ये केवल किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, ना SC ST, ये सभी बच्चों का है। सवर्ण समाज से भी अगर कुछ बच्चे जो गरीब तबके से आते हैं, जो EWS वाले स्कीम में आते हैं, उन लोगों के लिए भी ये स्कीम है। तो किसी भी बच्चे को जिसको स्कॉलरशिप ना मिली हो उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसी साल हुआ है, इसके पहले स्कॉलरशिप भी लेट होती रही हैं आप लोगों की? स्कॉलरशिप अक्सर लेट होती रही है। और भी जो स्टूडेंट एसोसिएशन रहे हैं, कोई जल्दी मुझे नहीं लगता इस पर आवाज़ उठाई गई है, बोला गया है। और ये इशू कई दिन से चल रहा था। कई बच्चों ने जो अभी नए आए हैं, फर्स्ट ईयर में आए हैं, और बहुत से बच्चे गांव से आते हैं, अब उनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत रहती है। मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो शहर में हैं, रहे हैं, उनके पास पैसा है, समृद्धि है, तो उनको उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे गांव से आ रहे हैं, खेती हर बैकग्राउंड से हैं, तो उनको ज़रूरत रहती है। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम हमेशा से बनी हुई है और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या बताना चाहोगे और किस प्रकार की समस्याएं अभी तक आपको हो रही हैं? पहले तो अपना नाम बता दो आप। मेरा नाम लावण्या रावत है। मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो बेसिक लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है। जो गर्ल्स वॉशरूम है या फिर जो वॉशरूम्स हैं वो बेसिकली इतने साफ़ नहीं हैं कि उनको यूज़ किए जाने की स्थिति में नहीं है। तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। और बारिश होती है तो विश्वविद्यालय में पानी
पानी भर जाता है, रोड पे पानी भर जाता है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और लाइब्रेरी है, उसके खुलने का समय हम चाहते हैं कि लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहे, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। और ज़ीरो फ़ीस की जो समस्या है, और हॉस्टल नहीं मिलते हैं समय पे, या फिर कितने सारे बच्चे जिनके अभी फर्स्ट सेमेस्टर की ही अभी स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोई नहीं उठाता है, उसको हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और आप कुछ बताना चाहोगे? सर पहले मैं नाम बताइए। ठीक है, मेरा नाम रवि है, मैं एमए 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जो स्कॉलरशिप का फ़ीस इशू का जो इशू है, उसमें एक चीज़ रह गई है, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मोस्टली जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनको पर ईयर 0 फीस पे एडमिशन होता है, इस आधार पे कि जब उनकी स्कॉलरशिप फ़ीस रिफ़ंड होगी तो वो कॉलेज में जो है, यूनिवर्सिटीज़ में जो है फ़ीस को पे कर देंगे। लेकिन होता क्या है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि बहुत से बच्चों की फ़ीस नहीं आई थी, और बहुत से बच्चों की 50% स्कॉलरशिप आई थी, उसको उन्होंने सबमिट किया था, और उसके बाद स्टेटस में सबके लिख के आ गया कि फ़ंड इज़ नॉट अवेलेबल। इस साल भी ये हुआ है, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरी जो है लगभग 36,000 रुपये फ़ीस है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की, और जिसकी 50% स्कॉलरशिप आई थी वो मैंने दे दिया था। और मेरे ही जैसे एक नहीं, कई सौ बच्चे यूनिवर्सिटी में, आप इस पे सर्वे करेंगे, जो ट्राइब्स का या शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनसे पूछेंगे तो सबके सामने ये समस्या जो है आ रही है। और रूल इसका ये है कि एक साल बच्चों की जो फ़ीस होती है वो फ्री होती। तो ये क्या करते हैं कि जब स्कॉलरशिप नहीं आती है तो जो नेक्स्ट सेमेस्टर में इनको फ़ीस को जीरो करना है, कि जब इनकी फ़ीस आएगी देंगे, वो ये कर नहीं रहे हैं। ऑड सेमेस्टर इनका कहना है कि जो इवन सेमेस्टर है उसमें ये नहीं करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में इस साल से इन्होंने ये रूल बना दिया कि फर्स्ट सेमेस्टर में 0 करेंगे, सेकंड में नहीं करेंगे, थर्ड में करेंगे, फिर फोर्थ में नहीं करेंगे। तो जो बच्चा उसकी अगर फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप आती है तो दोनों सेमेस्टर की देगा, नहीं आ रही है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी को कोई प्रबंध करना चाहिए। इन्होंने कोविड के टाइम में ऑनलाइन सिस्टम ऐसा कर दिया है कि जो बच्चा फ़ीस ना पेड करे वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से वंचित हो गया है। इस साल भी ऐसा हो रहा है, तमाम बच्चे 2-3 लोग का ड्रॉप आउट हो गया है। अभी सुनने में आया है कि अगर उन्होंने फ़ीस की व्यवस्था की होगी तो वो सबमिट करेंगे, लेकिन ऐसा रूल बना दिया है कि वो 0 फीस पे कर नहीं रहे हैं। इसके लिए कई बच्चों ने लेटर दिया, मैंने भी दिया था। फिर मुझे लगा कि मेरा एग्जामिनेशन ड्रॉप हो जाएगा तो मैंने कहीं से व्यवस्था करके उसको जो फ़ीस पेड किया। मेरी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है। और इसे तमाम बच्चों को, यूनिवर्सिटी को ये चाहिए कि जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है, जो गाँव से आते हैं, जो BPL धारक हैं या ट्राइब्स हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं, उनके लिए कुछ कंपनसेशन की व्यवस्था रखी जाए। लेट में दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं। इनके पास अभी मार्कशीट इनके पास रहना है, डिग्री इनके पास रहनी, सारे डॉक्यूमेंट इनके पास हैं। सिर्फ फीस के अभाव में जो ये वंचित किया जा रहा है शिक्षा के अधिकार से, ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त प्रेजेंट टाइम में यहाँ दिखाई देती है। और बाकी यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी डिपार्टमेंट में आप फीस का रेशियो देखेंगे तो उसमें स्पोर्ट का है, कल्चर का है, कोई करिकुलम एक्टिविटी, तो ऐसा कहीं कुछ दिखने को नहीं मिलता है। बस पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, मीडिया चैनल में बड़ी बड़ी बातें लिखवा दी जाती हैं यहाँ के अधिकारियों द्वारा, और ऐसा कुछ है नहीं। आज ही रिपोर्ट आई है जो राज्यों की यूनिवर्सिटी जारी होती है, उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय का रैंक बहुत अच्छा नहीं है, जो कि हम लोग के लिए दुख की बात है। तो मैं यही चाहता हूँ इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए, और एजुकेशन का निजीकरण करके, व्यापारीकरण ना करके, बल्कि कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट है डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट को, वाइस चांसलर को, एजुकेशन मिनिस्टर को इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, और गरीब से गरीब बच्चे को भी पढ़ने का समान और क्वालिटी बेस एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए। ये मेरा कहने का आधार है। और दूसरी चीज़, मेरा एक और सुझाव है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हम बच्चों को डायरेक्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स और माइनॉरिटी के बच्चों को, अगर उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, देने में कोई दिक्कत होती, तो हमारी फीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को दे दें, हम उससे मुक्त हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी का भी सर दर्द कम हो जाएगा। तो ये मेरा एक सुझाव कि गवर्नमेंट को इस चीज़ पे, या उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी फ़ीस हमको ना दें, हमारे अकाउंट में ना ट्रांसफ़र करें, वो हमारी जो फ़ीस है जो वो यूनिवर्सिटी को ही दे दे, सारा दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग जो यहाँ चक्कर काटते रहते हैं, 15 दिन तो मैं चक्कर काटा हूँ, जब नहीं हुआ कुछ तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। ऐसे ही और बच्चे हैं, उन्होंने भी ऐसा किया, तो फिर सबको ये समझ में आया। ये जो बापसा की टीम है, इनसे हम लोगों ने कहा
जो अध्यक्ष जी हैं, मानव जी अध्यक्ष हैं और लावण्या प्रवक्ता इनको बनाया गया है, और भी तमाम पदाधिकारी हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, अगर ऐसा इस पे लेकर आवाज़ नहीं उठाई जाती है तो बहुत से बच्चों का अधिकार वंचित हो जाएंगे एजुकेशन से, इसलिए ये मुद्दा उठाया गया है। जो अभी तक अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे होंगे, और मतलब वही चीज़ है कि हम लोग उन लोगों के लिए उनकी मदद के लिए हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। और हम चाहते हैं कि अगर किसी को इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्टल इशू हो रहा है, फ़ी इशू हो रहा है और स्कॉलरशिप से इशू हो रहा है, तो वो आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी सहायता करेंगे। और जैसे कि लावण्य ने बताया, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है और वॉशरूम वगैरह का है, वो सब भी जो मुद्दे हैं उनके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। और जो ये स्कॉलरशिप का है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनके लिए मदद करेंगे। जी, मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। मैं बीए थर्ड ईयर लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ इलू कैंपस का। जैसा कि आप जानते हैं कि बापसा जो संगठन है, मुझे उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और जो यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ास तौर से जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो ख़ास तौर से स्टूडेंट्स की, जो छात्र छात्राएं हैं और ख़ास तौर से क्लासेस की, तो जो क्लासेस नियमित रूप से सुचारू रूप से चलनी चाहिए, वो नहीं चलती हैं। ख़ास तौर से जो ये क्लासेस कब से नहीं चल रही हैं आप लोगों की? क्योंकि अभी तो विश्वविद्यालय ओपन हुआ है जस्ट। जी, विश्वविद्यालय अभी ओपन हुआ, इससे पहले भी क्लासेस अगर हो रही थी तो सुचारू रूप से, नियमित रूप से नहीं चल रही थी। अगर टीचर क्लासेस में आते नहीं हैं या फिर आते हैं तो बहुत लेट आते हैं, या फिर बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आधा घंटे 1 घंटे वेट करते हैं और फिर टीचर नहीं आते हैं, फिर बच्चों का टाइम डिस्ट्रॉय होता है, ज़ाय होता है और बच्चों का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मेरी आपके माध्यम से मैं इलू प्रशासन से ये बहुत ही विनम्र तरीके से मांग कर रहा हूँ और वीसी साहब से, खास तौर से वीसी साहब इस पर अपना पूर्णतः संज्ञान लें और पूर्णतः संज्ञान लेके जो हमारी क्लासेस नियमित रूप से नहीं चल रही हैं वो सुचारू रूप से चले। अगर क्लासेस नियमित रूप से नहीं चलेंगी, खास तौर से जो रूरल एरियाज से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ वो क्लासेस करने आते हैं, फिर उनको क्लासेस ही नहीं हो पाती उनकी, तो फिर वो उससे बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, उनको बेनिफिट कैसे मिल सकता है एजुकेशन का। खास तौर से दूसरा मेरा मुद्दा ये है कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को 24/7 किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ख़ास तौर से जो रूरल एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पास आर्थिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो प्राइवेट लाइब्रेरी को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। इतनी हाई फीस रहती है, 2000-1500 फीस रहती है प्राइवेट लाइब्रेरी में, तो वो उसको नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। और यहाँ लाइब्रेरी सिर्फ 7 घंटे 8 घंटे खुल रही है। तो मेरी आपके माध्यम से वीसी साहब से इसके लिए विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि उस पर स्वतः संज्ञान लेके जो लाइब्रेरी का टाइमिंग है 24/7 किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं उसको पूर्णतः उसका लाभ उठा सके। 24/7 आपकी लाइब्रेरी चलनी चाहिए, प्लस आपकी जो क्लासेस हैं जो नियमित तरीके से नहीं हो रही हैं वो नियमित तरीके से लगें, और जो प्रोफेसर हैं वो समय अनुसार आपकी कक्षाओं में आएँ। ये आपका मेन मुद्दा है। इसके अलावा और कोई बोलना चाहेगा? क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम विराट शेखर है और बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, ऑनर्स का। सर, समस्या जैसे इन्होंने अभी भैया लोग ने बताया कि ये स्कॉलरशिप वगैरह और क्लासेस के लिए, तो सर हमारे साथ भी यही होता है, हम लोग के साथ भी। जब भी क्लासेस का टाइम होता है तो उस समय कोई अध्यापक आता नहीं है, और एग्ज़ाम अगर जैसे मान लीजिए सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो उसके बाद पिछले ही साल अभी जैसे थर्ड सेमेस्टर का हम लोग का पेपर ख़त्म हुआ तो उसके बाद तुरंत क्लासेस चालू हो जानी चाहिए, लेकिन हम लोग इंतज़ार करते थे, क्लास आते थे, लेकिन किसी अध्यापक का कोई पता नहीं रहता था। तो 1 महीने बाद, 1 महीने हम लोगों ने इंतज़ार किया कि शायद कोई टीचर आ जाए पढ़ा दे, कोई नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब कंप्लेन किया तब जाके अगले दिन से क्लासेस चालू हुई। तो सर ये मतलब अच्छा नहीं लगता ना, बार बार कंप्लेन किया जाए अध्यापक के ऊपर कि सर नहीं आ रहे हैं, ये हम लोग को थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो इस चीज़ को विश्वविद्यालय प्रशासन को समझना चाहिए और उसके हिसाब से सारी कार्रवाई वगैरह करनी चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे आप? जी, मैं मुद्दा उठाना चाहूँगी ऑनलाइन क्लासेस का। जो भी ऑनलाइन क्लासेस, कभी कभी होता है कि टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर देते हैं। इससे ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को करना अफोर्ड नहीं करते हैं, अफोर्ड करना, अब आप बोलेंगे कि आजकल ऐसा कौन है जिसके पास स्मार्टफोन ना हो। सिर्फ एक स्मार्टफोन तक एसेसिबिलिटी ही ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम नहीं कर सकते। उसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, एक स्टेबल इंटरनेट नेटवर्क होना चाहिए। प्लस आप 1 GB डेटा में 3 से 4 क्लासेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2 GB या उससे ज़्यादा डेटा चाहिए, वाईफाई कनेक्शन चाहिए। तो जो इतना महंगा जो डेटा चार्जेस हैं, क्या उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑड इवन सेमेस्टर के हिसाब से कुछ चेंजेस हैं। इवन सेमेस्टर में हम लोगों को एक स्पोर्ट्स सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है,
जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, आर्चरी, शूटिंग, बहुत सारे। लेकिन क्योंकि विश्वविद्यालय में या कहीं भी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इतने सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं करवाई जा सकती, जिसकी वजह से कि वो सब चीज़ें बच्चे सेलेक्ट तो कर लेते हैं। हम लोगों ने, कई बच्चों ने फॉर्म में भर तो दिया है कि हम लोगों ने शूटिंग ले ली है, हम लोगों ने स्विमिंग ले लिया, पर यहाँ पे स्विमिंग होती नहीं है, तो सिर्फ वो एग्ज़ाम देते हैं। तो वो एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी अच्छी वही मानी जाती जो सिर्फ ड्राफ्ट्स में ही अच्छी ना लगे, बल्कि वो ज़मीनी तौर पे भी अप्लाई करने के लायक हो। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये बात करती कि हम बच्चों को 3 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर लैंग्वेज पॉलिसी है, जिसमें कि 2 लैंग्वेज और 1 वर्नाकुलर लैंग्वेज कंपलसरी है। तो क्या ये सवाल है मेरा कि क्या हमारे पास इतना सफिशिएंट टीचिंग स्टाफ है जो इतने सारे सब्जेक्ट्स में, इतने सारे लैंग्वेजेस में एक सब्जेक्ट पढ़ा पाए? क्या हमारे पास इतने सफिशिएंट फंड्स हैं? अभी भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स में आप देख के चलिए, आप यहाँ पे भी देख लें तो कई जगह ऐसी है, कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ टीचर्स की कमी है, हमारे पास टीचिंग स्टाफ सफिशिएंट नहीं है। तो ऐसे में क्या ये वर्नाकुलर लैंग्वेज की जो ये थ्योरी है या ये जो पॉलिसी में लिखा है, ये सिर्फ पढ़ने में अच्छा है, लेकिन ये ज़मीनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ है जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा ओपनली मैं इसको प्रोटेस्ट करूंगी कि जब यूपीए गवर्नमेंट ने 2010 में फॉरेन एजुकेशन पॉलिसी लाने की कोशिश की थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने, इसने पार्टी ने इसका अपोज किया था कि जब फॉरेन, इसमें यह है कि जो टॉप 100 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमारी कंट्री में आके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देंगी एजुकेशन के लिए। तो उस वक्त बीजेपी ने इसको अपोज करा था और ये बोला था कि इससे ये होगा कि जो एजुकेशन की जो फ़ीस है वो फ़ीस बहुत बढ़ जाएगी और जो वंचित वर्ग है वो इसको एजुकेशन को नहीं अटेन कर पाएगा, नहीं ले पाएगा। और ऐसे में ये होगा कि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं या जो छोटे स्कूल चल रहे गांव में, जिसमें गांव के बच्चे काम पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें, एक्सप्लॉयटेशन होगा स्टूडेंट्स का और टीचर्स का। लेकिन आज वही 2020 में इन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी लाई, उसमें ये फॉरेन एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी भी मेरा यही सवाल है कि आपने क्या किया? ठीक है, आप फॉरेन एजुकेशन पॉलिसी लाए, लेकिन जब आप एक बार इसको अपोज कर चुके तो अब आप पुअर स्टूडेंट्स के लिए क्या लेके आए? अब कैसे पुअर स्टूडेंट उस टॉप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा? वो कैसे उसकी फ़ीस भरेगा? कैसे आप स्टूडेंट और टीचर का एक्सप्लॉयटेशन रोकेंगे? ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन पर मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के बात करना चाहूँगी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन क्लासेस है, वो एक छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ी बात है इसमें। देखिए, इसके कुछ चैलेंजेस हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में क्या होता है कि हमारी कंट्री में अभी भी 47% ही ऐसे घर हैं जहां 12 घंटे से ज़्यादा बिजली आती है। पूरे भारत की बात बता रही हूँ आपको, सिर्फ 47% घरों में 12 घंटे से ज़्यादा बिजली आती है। और ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप कंप्यूटर से क्लासेस करो या फिर आप लैपटॉप से कर रहे हो, फ़ोन से कर रहे हो, वाईफाई से कर रहे हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। और अगर किसी का एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चे हैं, तो फिर एक बच्चा अगर लैपटॉप से पढ़ रहा है, एक बच्चा अगर कंप्यूटर से पढ़ रहा है, हमारे कंट्री में अभी लोग इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए कि उनके पास सारी सुविधाएं हों। स्मार्टफोन्स लोगों के पास नहीं। अगर स्मार्टफोन है भी तो क्या वो चारों बच्चों को स्मार्टफोन दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते। और क्लासेस 6-6 घंटे की हुई हैं। हम सब जानते हैं कि कोरोना ने हमने 6-6 घंटे की क्लासेस करी है। तो क्या एक ही घर में 4 फ़ोन या 5 फ़ोन होना पॉसिबल है? क्या इतना डेटा पॉसिबल है? क्या हर कोई इतना कैपेबल है कि घर में वाईफाई लगवा दे? नहीं है ना। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने एकदम से डेटा चार्जेस बढ़ा दिए, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इन सब ने रेट्स बढ़ा दिए हैं। जो 10-10 रुपये, 5-5 रुपये जो भी पहले रिचार्ज होता था, वो अब महंगा हो गया। उस पर जीएसटी भी अब 1-1 रुपये, 2-2 रुपये चार्ज हो रहा है। तो जब ये हर चीज़ का रेट बढ़ा दे रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को आप डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहे हो, तो आप वाईफाई लगवाओ ना। लखनऊ में अभी भी वाईफाई नहीं है। फ्री वाईफाई मतलब नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। हमारे कैंपस में मुझे नहीं लगता कि हमारे कैंपस में इवन जो साइबर लाइब्रेरी है वहाँ पे वाईफाई है, पर कई बार ऐसा होता है कि मतलब इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। तो ये सब ज़रूरतें हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन के चैलेंजेस हैं। और मैं आपको कुछ वो बताना चाहूँगी, रिसर्च हुई थी जिसमें अभी इंडिया में सिर्फ 30% लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में जिनके पास स्मार्टफोन है। सिर्फ स्टूडेंट्स 30% इतने जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, प्लस एक एक्स्ट्रा फ़ोन अफोर्ड करने की
अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए, ठीक है। सेपरेट रूम क्लासेस करने के लिए आपको एक सेपरेट रूम चाहिए, और वो अभी भी इंडिया में एक लग्जरी है कि आपके घर में आप जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हो या आपका घर इतना बड़ा नहीं, तो उसमें आप फैमिली के बीच में बैठ के तो क्लासेस करोगे नहीं ना, तो एक सेपरेट रूम भी एक लग्जरी है अभी भी स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे में अगर हम एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे तो ग्राउंड लेवल पे ये खोखली है। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, कोई भी एजुकेशन पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट लाती है वो सिर्फ ड्राफ्ट्स में पढ़ने में अच्छी ना लगे, वो ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी तौर पे भी उसको इम्प्लीमेंट करना आसान हो। लोग ये इसको मैं ये मुझे लगता है कि एजुकेशन को एक तरह से बिजनेस बनाया जा रहा है। एजुकेशन वंचित वर्ग के लोग जो हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एजुकेशन सिर्फ एक ड्रीम रह जाएगी। जो लोग थोड़ा अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूल्स में भेज सकते हैं, लेकिन वंचित वर्ग के लोगों के लिए एजुकेशन इज़ नाउ गोइंग टू बिकम अ ड्रीम, बिकॉज एजुकेशन को पूरी तरीके से एक बिज़नेस बनाया जा रहा है। बस ठीक है, तो ये थे विश्वविद्यालय के छात्र जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी, जिसमें कुछ प्रमुख समस्याएं निकल करके सामने आई। पहली तो एक इनकी एजुकेशन पॉलिसी, दूसरा स्कॉलरशिप मेन मुद्दा निकल करके आया, तीसरा इनकी क्लासेस जो नियमानुसार नहीं हो पा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आया है। और भी छोटी छोटी जैसे इन्होंने समस्याएं लाइब्रेरी की बताई कि 24 घंटे लाइब्रेरी खोली जानी चाहिए। बच्चे एलिट फैमिली से नहीं आते हैं जो बाहर जा करके इस तरह की लाइब्रेरी को अफोर्ड कर सके, तो उनके लिए 24/7 लाइब्रेरी का प्रबंध करना चाहिए। कहीं 2 साल कोरोना की वजह से पढ़ाई बहुत बाधित हुई है, कुछ और हुआ ना हो लेकिन पढ़ाई बहुत बाधित हुई है, तो इस बार ये स्थिति ना उत्पन्न हो। और वैसे भी इस समय आप लोग का कॉलेज शुरू हो चुका है, तो क्लासेस नियमानुसार होनी ही चाहिए। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं हो रही हैं, हमारे एग्ज़ाम मिड सेम और सेमेस्टर की डेट्स आ गई हैं, पर कोर्स भी नहीं कंप्लीट हुआ है बहुत सारे सब्जेक्ट में, पर डेट आ गई है, क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं हो रही हैं। तो मैं ये पूछ रही हूँ मैं कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम में, कैसे हम लोग अपीयर करेंगे, एग्ज़ाम कैसे अच्छे से परफॉर्म करेंगे जब क्लासेस नहीं हो रही प्रॉपर्ली, जब कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, तो एग्ज़ाम कैसे देंगे? पहले आप कोर्स कंप्लीट करवाइए, प्रॉपर क्लासेस करवाइए, तभी एग्ज़ाम लीजिए ना। ऐसे हम लोग कैसे ऐसे कैसे एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं? और भी विश्वविद्यालय के जो भी यूनियन हैं, अगर वो हमारे से अपनी बात रखना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे को इंस्टाग्राम आईडी है avi.verma19, सुपर प्रदर्शक मेरा फेसबुक है, और ट्विटर आईडी पे आप मेरे को avi_verma19 पे जा करके मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी बात भी इस चैनल के माध्यम से लोगों के समक्ष रखेंगे, क्योंकि हमारा मुद्दा ही शिक्षा को बढ़ावा देना है। आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।